So good morning +1 and +2 class. Let's move on our next topic, and our next topic is what are the ways of the securities, traditional ways. क्या थे वो ट्रेडिशनल तरीके, क्या थे सुरक्षा के? तो कहते हैं सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव और सीमित होना चाहिए, यानी कि मतलब लिमिटेड वायलेंस होनी चाहिए। युद्ध जो होना चाहिए वो एक न्याय युद्ध के हिसाब से होना चाहिए। कहता है कि यूरोपीय परंपरा का यही प्रावर्ती विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी कि आत्मरक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब युद्ध के कारण के अंदर हमें जो युद्ध करने के जो कारण है उसमें आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए, यानी कि जरूरत पड़े तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और दूसरों को बचाने के लिए ही हमें युद्ध करना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार यदि युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि हम ये मानते हैं कि जितने भी साधन हैं वॉर के लिए, जो भी हम लोगों ने तरीके चुने हैं या जो भी हमने उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चुने हैं, उनका जो है लिमिटेड यूज़ होना चाहिए। युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु, यानी कि जो उसके सामने संघर्ष करने के लिए जो शत्रु खड़ा है या एनिमीज़ खड़े हैं, निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले या सरेंडर करने वाले शत्रु को ना मारे, यानी कि जो लोग सरेंडर करना चाहते हैं या जिन लोगों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है उनको मारने की आज ज़रूरत नहीं है और उनको नहीं मारना चाहिए। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो, यानी कि जितना सेल्फ डिफेंस के लिए फोर्स की ज़रूरत है उतनी ही फोर्स लगानी चाहिए और उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। बल का प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी सभी उपाय फेल हो जाए, यानी कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वो सभी चीज़ें, वो सभी मेजर यूज़ करने चाहिए जिससे कि किसी ना किसी तरह से युद्ध को टाला जा सके, क्योंकि आप जानते हैं कि युद्धों में कितना नुकसान होता है। आगे देखते हैं। सुरक्षा की परंपरागत धारणा इस संभावना से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो, यानी कि सभी देशों के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए। मतलब सिक्योरिटी की एक ट्रेडिशनल धारणा ये भी है, एजम्पशन ये भी है कि सभी देशों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है डिसआर्मामेंट, जिसको हम निशस्त्रीकरण बोलते हैं, अस्त्र नियंत्रण, किसी भी तरह से कंट्रोल करना, अपने इक्विपमेंट्स को, अपने अस्त्र शस्त्रों को कंट्रोल करना तथा विश्वास की बहाली करना, और दोनों देश जो है आपस के अंदर फ्रेंडली रिलेशन बनाएं। निशस्त्रीकरण की या डिसआर्मामेंट की मांग होती है कि सभी राज्य, चाहे उनका आकार यानी कि उनकी साइज़, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आए, यानी कि कुछ ऐसे हथियार हैं जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेडली वेपन है, उनका कभी भी यूज़ ना होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बात करें कि 1972 की बायोलॉजिकल पीस कन्वेंशन WBC 1972 में जैविक हथियार संधि और 1992 की रासायनिक हथियार संधि, याद रखिएगा दोनों ही 1972 में जो है वो BWC और CWC, 1992 के अंदर जो है वो केमिकल वेपन कन्वेंशन जिसको बोलते हैं। दो ट्रीटीज़ जो थी वो बनाई गई थी। इसके ज़रिए ऐसे हथियार जो बायोलॉजिकल वेपन्स है, केमिकल वेपन्स है जिसको बोलते हैं, हथियार को बनाना रखना प्रतिबंधित कर दिया गया था। 155 से ज़्यादा देशों ने बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और 181 देशों ने केमिकल वेपन कन्वेंशन संधि पर हस्ताक्षर किए हैं कि वो कभी भी इस तरह के वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे युद्ध के दौरान। इन दोनों संधियों पर दस्तखत करने वालों में सभी महाशक्तियाँ शामिल हैं, लेकिन महाशक्तियाँ अमेरिका, जो जितनी भी सुपर पावर्स है जिसमें कि लेकिन महाशक्ति अमेरिका तथा सोवियत संघ सामूहिक संहार के अस्त्र यानी कि परमाणविक हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती, यानी कि वो इसमें न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो नहीं लाना चाहती थी, इसलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया था। अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने तथा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानून का पालन करना पड़ता है, यानी कि इस चीज़ के अंदर जो है उसको कंट्रोल करना है, चाहे उनको डेवलपमेंट, हथियारों की डेवलपमेंट करना या उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर जो है उनको फॉलो करनी पड़ती है। 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM जिसको बोलते हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका, जो कि 1972 में बनाई गई थी। ऐसे प्रक्षेपास्त्रों से हमले की शुरुआत की जा सकती थी। संधि में दोनों देशों की सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी,
लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन से रोक दिया। यानी कि ये बड़े स्केल, मतलब यहाँ उन्हें इसकी सीमित संख्या के लिए तो रोक दिया था, लेकिन उनकी व्यापक उत्पादन से नहीं रोका। जैसे कि हमने एक पीछे देखा है कि अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए, मतलब कुछ और भी ट्रीटी, यहाँ संधियाँ जो है वो ट्रीटी साइन की हुई हैं। अपने फर्स्ट चैप्टर में भी इनके बारे में पढ़ चुके हो। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, जिसको साल्ट बोलते हैं सेकंड, और स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड ट्रीटी साल्ट फर्स्ट भी है। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, जिसमें कम से कम यूज़ हो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो थी, जिसको स्टार्ट बोला गया था, शामिल है। परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो NPT 1968 में भी एक अर्थ में अस्त्र नियंत्रण संधि ही थी, क्योंकि इसने परमाणविक हथियारों के उपार्जन को कायदे कानून के दायरों में ला खड़ा किया था। यानी कि 1967 में एक NPT जिसको संधि बोलते हैं, वो ऐसी संधि लाई गई थी जिससे कि परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाई जा सके। उन्हें इन संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई थी जो देश 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे। उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। क्या थी NPT या 1967 की न्यूक्लियर नॉन प्रोफोलिफिकेशन ट्रीटी जो थी, वो क्या थी? मतलब इसमें सीधा सिंपल सा एक लॉजिक दिया गया था। जो लोग 1967 तक न्यूक्लियर वेपन बना चुके थे वो तो अपने न्यूक्लियर वेपन रख सकते थे, और जो 1967 के बाद जिन्हों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी वो न्यूक्लियर वेपन कभी भी डेवलप नहीं करेंगे। परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणविक आयुधों को तो समाप्त नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या जरूर कम की। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह बात भी मानी गई कि विश्वास बहाली के उपायों से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है। यानी कि ऐसे ट्रीटीज़ करके हम ये कह सकते हैं कि देश आपस के जो वॉयलेंस है उसको कम की जा सकती है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैनिक टकराव और प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट है या जिसको हम कंपटीशन बोलते हैं वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं। दो देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद तथा एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में बताते हैं। यानी कि इसी चीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो दो देश अपने एक दूसरे देश को अपने फौजी मकसद बताते हैं और एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में भी बताते हैं। ऐसा करके ये देश अपनी प्रतिद्वंदी को इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ से औचक हमले की योजना नहीं बनाई जा रही है। मतलब इसी तरह से एक देश दूसरे देश के प्रति अपना विश्वास रख सकता है और विश्वास बहाल कर सकता है कि वो जब उसके साथ अपने मिलिट्री एक्सपेडिशन को जब साझा करते हैं और मिलकर मिलिट्री कैंपेन करते हैं तो उनकी तरफ से एक आश्वासन होता है कि अचानक उनकी तरफ से कोई भी हमले की योजना नहीं बनाई जाएगी और ना ही उनकी तरफ से कोई हमला किया जाएगा। देश एक दूसरे को यह भी बताती है कि उनके पास किस तरह के सैन्य बल है। वे ये भी बता सकते हैं कि इन बलों को कहाँ तक तैनात किया जा रहा है। संक्षेप में कहें तो विश्वास बहाली की प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी में या गफलत में पड़कर जंग के लिए आमदा न हो जाएं। तो इस तरह से आपने देखा कि जब दो देश आपस में इन चीज़ों को साझा करते हैं तो उस तरह से जब अपने मिलिट्री कैंपेन को साझा करते हैं, आपस में विश्वास बहाली करने की कोशिश करते हैं तो युद्ध की संभावना एक तरह से टल जाती है। आगे देखते हैं हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो था वो सिक्योरिटी की जो थी ट्रेडिशनल एजम्पशन के बारे में देखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे जो सिक्योरिटी की नॉन ट्रेडिशनल एजम्पशन के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंधित नहीं है। मतलब हमें कोई मिलिट्री जो डेंजर्स है उन्हीं से ही कोई खतरा नहीं है। इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को भी शामिल किया जाता है। देखते हैं वो क्या आशंकाएं हैं। इनकी शुरुआत होती है पारस्परिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भी सुरक्षा किसकी पर सवाल उठाकर, मतलब किन लोगों की या किस तरह की सुरक्षा जो है वो कैसी सुरक्षा जो है। ऐसा करते हुए सुरक्षा के तीन और तत्वों, किन चीज़ों की सुरक्षा, किन खतरों की सुरक्षा और सुरक्षा के तरीके पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि पहली बात करते हैं अभी किन चीज़ों की सुरक्षा, सुरक्षा जो है वो किन चीज़ों की जाए, किन खतरों से सुरक्षा यानी कि उसमें खतरे कौन कौन से खतरे शामिल किए जाएं, और
सुरक्षा के क्या तरीके, उन पे क्या तरीके अडॉप्ट किया जाए, इसके ऊपर बात करते हैं। जब हम संदर्भी की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है कि सुरक्षा किसको चाहिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र यानी कि जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है और संस्थाओं सहित राज्य को संदर्भी माना जाता है। राज्य मतलब पूरी कंट्री को या किसी स्टेट को या माना जाता है कि उसी की जो मेन सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भी का दायरा बड़ा होता है। मतलब यहाँ अगर हम बात करें तो जो सुरक्षा की अपारंपरिक जिसकी हम धारणा अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा में हम देखते हैं कि इसका दायरा जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में प्रतिवादियों का जवाब आता है कि सिर्फ राज्यों को ही नहीं, व्यक्तियों और समुदायों या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। सिर्फ देश की सुरक्षा करना या देश के लोगों की सुरक्षा करना ही सुरक्षा नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति की सुरक्षा ही की आज ज़रूरत है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। सो इसीलिए इसको आप कह सकते हो कि मानवता की सुरक्षा, द सिक्योरिटी ऑफ द ह्यूमैनिटी और द वर्ल्ड सिक्योरिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मानवता की रक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। यानी कि यहाँ जनता की जो सुरक्षा है वो राज्य की सुरक्षा से कहीं ज़्यादा है। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी की बात हो रही है, एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी हैं। लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। अगर हम यह बात करें कि अगर राज्य सुरक्षित है तो उनके लोग भी सुरक्षित है, ऐसा नहीं होता। नागरिकों को विदेशी हमले से बचाना भले ही उनकी सुरक्षा की जरूरी शर्त है, लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सच्चाई यह है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग खुद अपनी सरकारों के हाथों से खेत रहे हैं, यानी कि अपनी सरकारों से मारे गए हैं। मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की सुरक्षा है। बहरहाल इस बात पर मतभेद है कि ठीक ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए, यानी कि ऐसे कौन से मेन डेंजर है या खतरे हैं जिससे व्यक्तियों को बचाया जाए। देखिए, पैरोकार का जोर व्यक्ति को हिंसक खतरों यानी कि खून खराबे से बचाने पर होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान के शब्दों में कहें तो ऐसे पैरोकारों का आशय होता है कि व्यक्ति और समुदायों को अंदरूनी खून खराबे से बचाना। मतलब वो मानते हैं कि व्यक्तियों को जो देश के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो खून खराबा होता है उससे बचाना चाहिए। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकार का तर्क है कि खतरे की सूची में अकाल, महामारी और आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर हम यह बात करें तो फेमाइन की बात हो रही है, एपिडेमिक्स की बात हो रही है और नेचुरल कैलामिटीज़ की बात की हो रही है, क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद के साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदा की चपेट के भेंट चढ़ जाते हैं। यानी कि वो मानते हैं कि आज नेचुरल कैलामिटीज़ है, चाहे वो फेमाइन है और चाहे एपिडेमिक्स है और चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज़ है, इससे भी बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं आज। मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में बहुत बड़े अर्थ की बात कर रहे हैं कि आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। मतलब लोगों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ साथ मानवीय गरिमा, उनकी ह्यूमैनिटी की भी, यानी कि उनकी डिग्निटी जिसकी हम बात करते हैं, उसको भी शामिल किया जाता है। तनिक अलग अंदाज में कहें तो मानवता की रक्षा के व्यापकतम नज़रिए में जोर अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर जोर दिया जाता है। यानी कि किसी भी तरह से डर या फ्रीडम फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डेंजर, फ्रीडम ऑफ एनी टाइप ऑफ फियर को भी हम इसमें लिख सकते हैं। विश्वव्यापी खतरे जैसे कि वैश्विक तापवृद्धि जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल टेररिज्म, तथा एड्स और बर्ड फ्लू, एड्स एक बीमारी है, अब कोरोना भी है, बर्ड फ्लू जैसी महामारियों के मद्देनज़र 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी। कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता। आप मानते हैं कि हर देश को दूसरे देशों का सहारा चाहिए, कोई भी देश अकेला ऐसा नहीं कर सकता। आज देख रहे हैं आप दुनिया के सभी देश जो है वो कोरोना की इस दवाई को बनाने में लगे हुए हैं और सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा झेलनी पड़े। उदाहरण के लिए वैश्विक तापवृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा। बात कर रहे हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के जरिए कामोबश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा, क्योंकि इन समस्याओं की
प्रकृति वैश्विक है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसके लिए इसे हासिल करना मुश्किल होता है। तो अब आगे देखेंगे हम खतरे के और नए क्या क्या स्रोत हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द डेंजर, भी सोर्सेज ऑफ द डेंजर के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।